हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। हम चैप्टर एपी को कंटिन्यू कर रहे थे और पिछले लेक्चर में जो क्वेश्चन बचा हुआ था उसको आज कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद एपी का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज को हम इस लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए जो क्वेश्चन हमारा बचा हुआ था उसको अभी हम कंटिन्यू करते हैं और साथ साथ कॉपी और पेन लेकर के बैठे रहिए, ठीक, और बुक भी साथ में होना चाहिए। तो हम कंटिन्यू करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा जो क्वेश्चन बचा हुआ था 5.1 का एक क्वेश्चन ये है, जो आप सामने बुक रखेंगे, पेन कॉपी साथ में रखेंगे और क्वेश्चन पढ़ते हैं, साथ साथ क्वेश्चन पढ़े, है ना। क्वेश्चन पढ़ने के बाद साथ साथ नोट डाउन भी करें। तो क्वेश्चन पहले हम समझते हैं क्वेश्चन का एक्चुअली में क्वेश्चन कह क्या रहा है। तो क्वेश्चन है यहाँ पे द अमाउंट ऑफ मनी in the account every year when Rs 10,000 is deposit at compound interest at 8% per annum, है ना। ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का है, कमर्शियल मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन है। कह रहा है कि 8% के रेट से जो 10,000 मेरा ये है प्रिंसिपल, उसको हर साल अगर हम डिपॉजिट करते हैं तो मेरा जो इंटरेस्ट बनेगा, मतलब मेरा जो अमाउंट आएगा वो अमाउंट एपी में होगा या नहीं, ठीक। जिसको सोल्यूशन हम देखते हैं पहले। तो पहले हमको इतना पता है, कंपाउंड इंटरेस्ट आप क्लास 8 में पढ़े होंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट एक चैप्टर है जिसमें अमाउंट का फॉर्मूला होता है, यहाँ लिखते हैं A इज इक्वल टू होता है P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेज पावर n। ये है हमारा एक फार्मूला जो क्लास 8 में आप लोग पढ़े होंगे कंपाउंड इंटरेस्ट में, कि A इज इक्वल टू होता है P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। ये अमाउंट का फार्मूला है, कंपाउंड इंटरेस्ट का, क्लास 8 में पढ़े होंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन वही कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन Rs 10,000 इज डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। अगर 8% पर एनम के रेट से अगर 10,000 अगर डिपॉजिट करते हैं तो उसका जो अमाउंट निकल कर के आएगा वो एपी में होगा या नहीं होगा। तो पहले हम यहाँ लिखेंगे क्या, लेट P इज प्रिंसिपल, R इज रेट, है ना, A इज अमाउंट। अगर किसी क्वेश्चन का अगर P हमारा प्रिंसिपल है, P हमारा प्रिंसिपल है, R अगर R% के रेट से इस प्रिंसिपल पे मेरा जो अमाउंट निकल करके आएगा वो अमाउंट कितना होगा, तो इस फार्मूला से हम निकाल सकते हैं। तो इसी फार्मूला पर बेस्ड इस क्वेश्चन को हम डिफाइन करेंगे, मतलब सोल्यूशन निकालेंगे। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पे P कितना हो जाएगा, P हो जाएगा 10,000, R का वैल्यू है 8%, है ना। और कह रहा है कि एवरी ईयर मतलब 2 साल 3 साल 4 साल इस तरीके से निकालेंगे। तो फिर पहले ईयर के लिए हम निकालेंगे अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर कितना हो जाएगा, 10,000 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8%, 8 अपॉन 100 रेज़ टू पावर 1। सेकेंड ईयर के लिए निकालेंगे 10,000 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट वही रहेगा 8 अपॉन 100 रेज़ टू पावर 2। थर्ड ईयर के निकालेंगे, थर्ड ईयर के लिए तो क्या हो जाएगा 10,000 1 प्लस 8/100 रेज़ टू पावर 3
4th ईयर के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 10,000 1 + 8/100 रेज़ टू पावर 4। ये हमारा ये पहले साल के लिए अमाउंट निकल करके आया, ये दूसरे साल का अमाउंट निकल करके आया, तीसरे साल का अमाउंट निकल करके आया, चौथे साल का अमाउंट निकल करके आया, है ना। अगर 4 साल के लिए अगर हम कहीं पर डिपॉजिट करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, क्वेश्चन में कह रहा है क्या, डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट पे ये डिपॉजिट करता है। तो अगर 4 साल के लिए अगर हम डिपॉजिट करते हैं तो वो, या फिर 3 साल के लिए डिपॉजिट करते हैं तो वो, या फिर 2 साल के लिए डिपॉजिट करेंगे वो, या फिर 1 साल के लिए डिपॉजिट करेंगे वो, सबका जो वैल्यू निकल कर के आएगा वो एपी में होगा या नहीं, है ना। तो मेरा डेटा क्या क्या निकल कर के आया यहाँ से, नाउ मेरा डेटा निकल के आया 10,000 1 + 8/100 रेज़ टू पावर 1, फिर कॉमा 10,000 1 + 8/100 की पावर 2, कॉमा 10,000 1 + 8/100 की पावर 3, कॉमा 10,000 1 + 8/100 की पावर 4। ठीक, ये हमारा डेटा निकल करके आया। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, फिर इसको कैलकुलेट करेंगे अलग से रफ में, फिर इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, और यहाँ से भी वैल्यू निकल के आएगा आंसर, यहाँ से भी वैल्यू निकल के आएगा, यहाँ से भी वैल्यू निकल के आएगा इसका, यहाँ से भी वैल्यू निकल करके आएगा। और इसको जब चेक करेंगे तो ये एपी में नहीं आएगा, क्योंकि पहले साल का जो अमाउंट होगा, या फिर दूसरे साल का अमाउंट होगा, तीसरे साल का अमाउंट होगा, चौथे साल का अमाउंट होगा, वो अलग अलग निकल के आएगा, अलग अलग निकल के आएगा, लेकिन वो एक एपी में नहीं होगा, सबका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये, इसको कैलकुलेट करके निकाल लेना, है ना। कैलकुलेट करके निकाल करके चेक कर लेना, ये एपी में नहीं है। सो in this question the common difference are not same, so it is not an AP। इसलिए ये एपी में, इसलिए ये एपी नहीं है ना। सबका कंपाउंड अमाउंट निकालेंगे तो अमाउंट अलग अलग निकल के आएगा, लेकिन जब अलग अलग निकल के आएगा वैल्यू, तो उसका जब कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो वो हमारा कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आएगा, इसलिए ये एपी में नहीं हो पाएगा। ठीक, इसलिए इसमें रीज़न देना था। क्वेश्चन में कह रहा था कि अगर एपी में नहीं है तो क्यों नहीं है एपी में, उसको डिफाइन करने के लिए। तो इसका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आएगा, इसलिए ये एपी में नहीं होगा। ठीक, अब नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं। अब नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा nth टर्म ऑफ एन एपी। जो अब नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट होने जा रहा है, एक्सरसाइज का नाम है 5.2, और उस 5.2 में हमको पढ़ना है nth टर्म, एपी का nth टर्म। तो nth टर्म हम अभी देखेंगे, तब हम क्वेश्चन पूछते हैं, थोड़ा बताना यहाँ। फर्स्ट टर्म को हम क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं, है ना। सेकेंड टर्म को क्या लिखते हैं, A2 या फिर A+D। ठीक, थर्ड टर्म को हम क्या लिखते हैं, थर्ड टर्म जो लिखना होता है, थर्ड टर्म को लिखते हैं A3 या फिर A+2D।
फोर्थ टर्म क्या आएगा, A4 A प्लस 3D। फिफ्थ टर्म A5 A प्लस 4D। इसी तरीके से लिखते हैं, हाँ या ना। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या है, फर्स्ट टर्म A है तो ऑलरेडी A होगा। सेकेंड टर्म A2 को हम क्या लिखेंगे, A प्लस D। सेकेंड टर्म को ये भी लिखते हैं। थर्ड टर्म को हम क्या लिखते हैं, A3 को A प्लस 2D। थर्ड टर्म को लिखते हैं ना A प्लस 2D। फोर्थ टर्म A4 के क्या लिखते हैं, A प्लस 3D। फिफ्थ टर्म को क्या लिखेंगे, A प्लस 4D। इसी तरीके से यहाँ अब इसमें देखना एक कंसेप्ट है कि जैसे A2 निकाल रहे हैं तो यहाँ पर 2 लिखा हुआ है तो D का कोएफिशिएंट कितना है, 1 है। यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है 1, लेकिन 1 है। A3 जब लिख रहे हैं तो यहाँ पर 3 है तो D का कोएफिशिएंट कितना है, 2, मतलब एक कम है, ध्यान देना। A4 लिखते हैं तो D का कोएफिशिएंट कितना है, 3, एक कम, मतलब फर्स्ट टर्म A तो सभी में है। A5 जब लिखते हैं यहाँ 5 है तो D का कोएफिशिएंट कितना है, 4। तो मेरे भाई यहाँ पर ऐसे अगर हम लिखते जाएंगे, अगर यहाँ पर हम n रखेंगे, AN, यहाँ पर इसी तरीके से 6, 7, 8, 9, 10 इसी तरीके से लिखते जाएंगे। तो अगर यहाँ पर n रखेंगे तो आगे क्या आएगा, ये तो सेम रहेगा A प्लस, यहाँ पर 5 था तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 2 है, मतलब D का कोएफिशिएंट एक कम रहता है। अगर यहाँ पर n है तो यहाँ पर क्या आएगा, A तो ऑलरेडी रहेगा प्लस n माइनस 1, n से एक कम होगा तो n माइनस 1 मल्टीप्लाई D। यही हमारा आ गया nth टर्म, है ना, जिसको जनरल टर्म भी बोलते हैं, जनरल टर्म ऑफ एन AP। समझ में आया। इसी तरीके से इसको डिफाइन करते हैं, है ना, एक्सप्लेन करते हैं। तो ये क्या कहलाएगा, nth टर्म, जनरल टर्म या फिर nth टर्म। ठीक, कभी कभी क्वेश्चन भी रहता है कि nth टर्म का फॉर्मूला क्या है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी या फिर A प्लस n प्लस 1 इंटू डी। ठीक, इस तरीके से। तो हमारा क्या निकल कर के आया यहाँ से, जनरल टर्म, मतलब जनरल टर्म बोले या nth टर्म बोले, तो nth टर्म निकालने के लिए A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा जनरल टर्म निकल के आया। अब इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन करते हैं 5.2 का। जो 5.2 एक्सरसाइज है वो इसी जनरल टर्म के बेस पे टोटल क्वेश्चन इम्प्लीमेंट होता है। तो चलो हम अब क्वेश्चन देखते हैं एक एक करके 5.2। ठीक है मेरे भाई, तो अब 5.2 स्टार्ट करते हैं। जो हमारा चैप्टर है एपी का 5.2 वो nth टर्म पे बेस है। उस पर सारा जितना भी क्वेश्चन है वो सारा nth टर्म पे बेस्ड है। वो यही nth टर्म क्या होगा, इम्प्लीमेंट होगा उस एक्सरसाइज में। कौन सा एक्सरसाइज, 5.2, ध्यान रखेंगे। तो 5.2 का पहला क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ए का वैल्यू गिवन है, डी का वैल्यू गिवन है, नंबर ऑफ टर्म गिवन है और जनरल टर्म निकालना है एन, ए एन। तब यहाँ से निकालते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमको लिखना है और एग्ज़ाम में हमें नंबर भी चाहिए। तो नंबर अगर उठाना है कभी भी, फुल में फुल मार्क्स अगर उठाना है नंबर एग्ज़ाम में, तो जो वैल्यू कभी भी गिवन रहता है उसको मेंशन करना पड़ता है कि कोई सा भी क्वेश्चन हो उसमें डेटा मेरे पास क्या क्या गिवन है। डायरेक्ट अगर उसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर देंगे तो भी नंबर कट जाएगा, है ना। एग्जामिनर जो होता है, जो कॉपी चेक करता है, वो कहीं ना कहीं से नंबर काटने के चक्कर में रहता है कि कहाँ से इसका नंबर, है ना, कट करे ताकि इसको कम नंबर आए।
तो जो क्वेश्चन में गिवन होगा उसको हमेशा लिखेंगे आप। तो पहले क्या है, यहाँ पर लिखेंगे गिवन है a इज इक्वल टू 7, d इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे, सॉरी n इज इक्वल टू 8, an इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है। तो an का फॉर्मूला लगाएंगे, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d। a का वैल्यू है कितना 7 प्लस नंबर ऑफ टर्म 8 माइनस 1 इंटू d का वैल्यू है 3। तो 7 प्लस 8 माइनस 1, 8 माइनस 1 7, और 7 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 इज इक्वल टू 21 प्लस 7 28। तो ये मेरा an निकल के आया फाइनल आंसर। समझ में आया होगा। a गिवन है, d गिवन है, n गिवन है, an निकालना था तो डायरेक्ट फार्मूला पे इम्प्लीमेंट किए, डायरेक्ट आंसर निकल करके आया। फिर दूसरा क्वेश्चन इसी में देखते हैं हम। दूसरा में क्या है, गिवन a इज इक्वल टू माइनस 18, d का वैल्यू नहीं है, मतलब d निकालना है। नंबर ऑफ टर्म 10 है और an कितना है 0। ठीक, तो फिर यही फार्मूला इम्प्लीमेंट करेंगे, सिर्फ और सिर्फ ये फार्मूला इम्प्लीमेंट करेंगे सारे क्वेश्चन में 5.2 का। तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d। a का वैल्यू है 18 माइनस 18 प्लस नंबर ऑफ टर्म 10 है तो 10 माइनस 1 मल्टीप्लाई d हमको फाइंड आउट करना था तो मल्टीप्लाई d। और an का वैल्यू कितना है 0, तो यहाँ पर 0 शिफ्ट करेंगे। 0 शिफ्ट करने के बाद अगर इस 18 को अगर इस साइड हम शिफ्ट करें, यहाँ शिफ्ट करते हैं तो आ जाएगा 18 इज इक्वल टू 10 माइनस 1 9, 9 को d से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9d। यहाँ से 18 अपॉन 9 इज इक्वल टू d, कैंसिल आउट करके आ जाएगा 2 इज इक्वल टू d। ये हमारा आंसर निकल करके आया। ये d निकालना था, d हमारा निकल करके आया। तो यहाँ पर कितना आंसर था, यहाँ पर आया था आंसर 28, d निकल करके आया 2। फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट टर्म गिवन नहीं है, फर्स्ट टर्म निकालना है, मतलब a का वैल्यू निकालना है। d है -3, नंबर ऑफ टर्म है 18 और an का वैल्यू है -5। तो हम यहाँ लिखेंगे a है क्वेश्चन मार्क, d का वैल्यू है -3, n का वैल्यू है 18 और an इज इक्वल टू है -5। तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d। an का वैल्यू है -5, तो -5 शिफ्ट करेंगे। a का वैल्यू कुछ नहीं है तो a है एज इट इज रहेगा, प्लस n माइनस 1, n का वैल्यू है 18 तो 18 माइनस 1 मल्टीप्लाई d का वैल्यू है -3 तो -5 इज इक्वल टू a। और 18 में से जब 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 17, और 17 को अगर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -51 है ना, -51 आ जाएगा। और इस -51 को यहाँ से उठाएंगे और यहाँ ला करके इसको शिफ्ट कर देंगे। जब यहाँ ला करके इसको शिफ्ट, सॉरी यहाँ, हाँ ठीक है, -51 को यहाँ से उठाएंगे और कहाँ ला करके शिफ्ट करेंगे, यहाँ पर ला करके शिफ्ट कर देंगे। तो इस साइड इक्वल टू के इस साइड में आ जाएगा -5 प्लस 51 इज इक्वल टू a। 51 में -5 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 56 है ना, 56 नहीं, ये माइनस में है, कितना आएगा 46। समझ में आया, क्योंकि ये एक प्लस में है एक माइनस में है। यहाँ से मेरा a का वैल्यू निकल के आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। इसको नोट डाउन करें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 4। a का वैल्यू है -18.9, d का वैल्यू है 2.5, n का वैल्यू है, n निकालना है नंबर ऑफ टर्म, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म निकालना है।
ए एन का वैल्यू गिवन है कितना है 3.6। फिर यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ भी, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। ए एन का वैल्यू है 3.6, 3.6 इज इक्वल टू ए का वैल्यू है माइनस 18.9 प्लस एन का वैल्यू निकालना है तो एन माइनस 1 एज इट इज़, डी का वैल्यू है 2.5 मल्टीप्लाई, यहाँ पर 2.5 से इसको ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं बारी बारी से, कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं भी मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट इसका आंसर निकालेंगे। अभी ये माइनस है, माइनस 18.9, जब इसको इस साइड शिफ्ट करेंगे तो आ जाएगा प्लस में 3.6 प्लस 18.9 इज इक्वल टू एन माइनस 1 मल्टीप्लाई 2.5। इसको ऐड करेंगे 9 प्लस 6 15, कैरी 1 आ जाएगा इस पर, तो 9 प्लस 3, यहाँ पर तो पॉइंट लग जाएगा, 9 प्लस 3 12, कैरी 1 ये आ जाएगा 2 इज इक्वल टू एन माइनस 1 मल्टीप्लाई 2.5। समझ में आ रहा है ना। अब ये मल्टीप्लाई में है, इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, है ना। तो यहाँ शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा 22.5 अपॉन 2.5 इज इक्वल टू एन माइनस 1। पॉइंट से पॉइंट जाएगा यहाँ से यहाँ, ठीक। 25 के टेबल 9 टाइम्स पढ़ेंगे तो आ जाएगा 225। मल्टीप्लाई करके देख लेना, 25 का टेबल जब 9 टाइम्स पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा 225। तो कहने का मतलब यहाँ से इसको यहाँ लिख लेते हैं यहाँ, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू आया निकल के 9, n इज इक्वल टू आ जाएगा 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10। ये हमारा n का वैल्यू निकल के आया। क्वेश्चन नंबर 4 का ये n का वैल्यू निकल के आया कितना 10, ये हमारा आंसर आया, ठीक। और एंड द लास्ट क्वेश्चन इस टेबल का ये वाला क्वेश्चन है, इसको भी हम चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, a इज इक्वल टू है 3.5, d का वैल्यू है 0, n का वैल्यू है 105, नंबर ऑफ टर्म है 105। नंबर ऑफ टर्म का मतलब क्या होता है कि AP के अंदर में कितना टर्म है ना। नंबर ऑफ टर्म n का जो वैल्यू है, समझ लो एक बार अच्छे से, n जो बोलते हैं नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म। तो नंबर ऑफ टर्म कहने का मतलब कि उस AP के अंदर में जो नंबर का ग्रुप है वो कितना नंबर है। जैसे ऐसे एग्जांपल समझो, जैसे 3, 5, 7, 9, 11, तो 1, 2, 3, 4, 5 कितना है 5, है ना, 5 है। तो नंबर ऑफ टर्म n इज इक्वल टू हो जाएगा 5। ये कहने का मतलब है n का जो नंबर ऑफ टर्म जो बोलते हैं, तो नंबर ऑफ टर्म कहने का मतलब कि उस AP के अंदर में कितना है ना नंबर, उसको डिफाइन करता है ये n। तो 1, 2, 3, 4, 5 5 है, 5 टर्म है, तो इसको n इज इक्वल टू 5 लिखेंगे, ये कहने का मतलब है। तो वही है, नंबर ऑफ टर्म कितना है 105। उसके बाद an, इसमें कुछ नहीं है, an निकालना है। तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d। तो a का वैल्यू है 3.5 प्लस n माइनस 1 105 माइनस 1 मल्टीप्लाई d का वैल्यू है 0, है ना। तो an इज इक्वल टू 3.5, 105 में से 1 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 104, और उसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 0, मतलब an इज इक्वल टू 3.5। ये फाइनल हमारा आंसर, ठीक। ये भी कितना आ जाएगा 3.5। समझ में आया यहाँ तक। यहाँ तक हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं, ठीक। यहाँ तक सारा का सारा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। आप इसको रिवाइज करेंगे क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है, और साथ साथ रिवीजन भी करें।
मेरे भाई देख क्वेश्चन नंबर सेकेंड 5.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कह रहा है कि चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। मतलब कि ये क्वेश्चन दिए हुआ है, इस क्वेश्चन में जो ये ऑप्शन है कह रहा है कि उस ऑप्शन को चूज करने के लिए, मतलब बना ऐसे ही तुक्का मत लगाना है, इसमें तुक्का नहीं लगाना है, क्वेश्चन को सोल्व करना है और उसका जो आंसर होगा उसको इसमें से टिक लगाना है। उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है जस्टिफाई करने के लिए, है ना, कि जस्टिफाई करने के लिए कि सच में 30 टर्म है या नहीं। तो एपी का जो डेटा है ऑलरेडी ये एपी में है, कह रहा है कि एपी में है। डेटा है क्या है, ए इज इक्वल टू है 10, डी निकालेंगे डी, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2। A2 कितना है 7 माइनस 10 इज इक्वल टू 4 माइनस 7। तो 7 माइनस 10 करेंगे तो आ जाएगा -3 इज इक्वल टू 4 में से 7 को माइनस करें तो भी -3, मतलब कि D इज इक्वल टू आया -3, है ना। और 30 टर्म निकालना है, तो 30 टर्म निकालने का मतलब है कि A30, जैसे सेकेंड टर्म लिखते हो तो क्या लिखते हैं A2, फिफ्थ टर्म निकालते हैं तो क्या लिखते हैं A फिफ्थ, 10 टर्म निकालेंगे तो A10, तो 30th टर्म है तो 30th टर्म क्या हो जाएगा A प्लस 29D। A का वैल्यू ऑलरेडी कितना है 10 प्लस 29 मल्टीप्लाई D का वैल्यू -3 इजिकल टू 10, और 29 को जब -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -87, और जब 10 में से 87 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा -77। ये हमारा A30, ये हमारा आंसर आ गया, है ना, फाइनल ये आंसर। यहाँ तक नोट डाउन करें। फिर इसका दूसरा जो क्वेश्चन है वो भी ऑब्जेक्टिव है, चूज द करेक्ट आंसर है, तो उसको भी हम चेक कर लेते हैं यहाँ से बना करके। ये क्वेश्चन को नोट डाउन करें। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है ना, चूज द करेक्ट आंसर का क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, कह रहा है कि 11 इस एपी का 11 टर्म क्या होगा उसको सेलेक्ट करना है, उसको टिक लगाना है। तो क्या है एपी का जो डेटा है -3 -1/2 2 इस तरीके से है, और इसमें क्या करना है हमको 11 टर्म हमको फाइंड आउट करना है। तो ए इज इक्वल टू कितना -3, डी इज इक्वल टू हो जाएगा A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2। A2 कितना है -1/2 -3 -1/2 माइनस, ये माइनस कहाँ से आया, ये माइनस है कि ये तो फार्मूला का माइनस है, A2 माइनस और A1 क्या है -3 ऑलरेडी, इसीलिए डबल माइनस यहाँ पर इसलिए है कि एक है फार्मूला के साथ और एक है ऑलरेडी डेटा में गिवन है माइनस। तो -1/2 प्लस 3, और इस साइड क्या है A3 माइनस A2, तो A3 कितना है 2 माइनस A1 A3 माइनस A2 कितना है 1/2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस 1/2। इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा -1 प्लस 6/2, इस साइड आ जाएगा 2 2 जब 4 प्लस 1 5/2, और 6 में से जब 1 को माइनस करेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा 5/2 5/2 डी का वैल्यू दोनों सेम है। तो 11 टर्म निकालना है 11, तो A11 इज इक्वल टू A प्लस 10D। ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू है -3 प्लस 10 मल्टीप्लाई डी का वैल्यू है 5/2 -3, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 5 टाइम्स, तो -3 5 जो कितना 25, तो 25 में जब 3 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 22।
ये आया A11 मतलब 11th टर्म, ठीक, यहाँ तक निकल के आया हमारा। तो 22 ये मेरा ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ तक पहला और दूसरा क्वेश्चन सारा कंप्लीट कर लिए। अब आगे का क्वेश्चन फिर नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहें इस चैनल पे। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ले, क्योंकि सारा का सारा हम टर्म 2 एग्जामिनेशन से पहले सारा हम चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। आप रिवीजन करते रहे, साथ साथ अच्छे से तैयारी हो जाएगी। अभी भी लगभग 20-25 दिन बाकी है एग्जामिनेशन का, तो आप कंटिन्यू रहेंगे तो उम्मीद करते हैं कि सारा का सारा आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, अच्छा मार्क्स आ जाएगा एग्ज़ाम में। तो चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।